आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों एवं प्यारे भैया बहनों, आप सभी को स्वाधीनता दिवस की 74वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम लोग 200 वर्ष की ब्रिटेन की दास्ता की बेड़ियों से आज ही के दिन मुक्त हुए थे और उसी पावन पर्व को आज संपूर्ण भारत बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। विद्यार्थियों, क्या आपको पता है कि भारत की इस स्वाधीनता दिवस के दिन ही और कौन से ऐसे देश हैं जिनको भी स्वतंत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो बच्चों, 5 ऐसे विश्व के देश हैं जिनको 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्र होने का अवसर मिला था और वो भी भारत के साथ स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व को मनाते हैं। तो वे कौन से देश हैं ऐसे? तो उसमें से एक यूरोप महाद्वीप का देश है लिंचेस्टीन, जिसे 1866 ईस्वी में जर्मनी से मुक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ था। दूसरा एशिया महाद्वीप में एक देश है उत्तरी कोरिया, जिसको 1945 में जापान से मुक्ति मिली थी। और उसी के पड़ोस में एक देश दक्षिणी कोरिया है, उसको 1945 में ही जापान से स्वाधीन होने का अवसर मिला था। अगला देश अफ्रीका महाद्वीप में एक है रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो फ्रांस के अधीन था और 1960 ईस्वी में 15 अगस्त के दिन ही उसको भी स्वाधीन होने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे ही एक देश बहरीन है, जो ग्रेट ब्रिटेन से 1971 ईस्वी में स्वाधीन होने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो ऐसे 5 देश ऐसे हैं जिनको 15 अगस्त की इस पावन तिथि को स्वतंत्र होने का अवसर मिला था और भारत के साथ यह भी अपनी स्वतंत्रता के इस परम आनंद को
मनाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो बच्चों, भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। लेकिन जब ये समय के साथ भारत में व्यापार करने के लिए आती है तो व्यापार के साथ साथ में भारत की विभिन्न स्थितियों की समीक्षा करने का इसको अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ पर वो पाती है कि भारत के लोग आपस में संगठित नहीं हैं, उनमें आपसी ईर्ष्या द्वेष का भाव है। और यहाँ के रियासतों के जो शासक हैं वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक दूसरे में आपस में संगठित नहीं हैं, उनमें युद्धकारी प्रवृत्तियाँ हैं। तो इन तमाम स्थितियों को परीक्षण करके इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में, जो प्रारंभ में भारत से व्यापार करने के मकसद से आई थी, इसके मन में भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की सोच बनती है। और इसी क्रम में फिर वो अपने सपने को साकार करने में लगती है, जिसकी पहली परिणति प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में प्राप्त होती है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मिर्जाफर, उसको कंपनी अपने लोभ में फंसा लेती है और उसकी मदद से बंगाल पर काबिज हो जाती है। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भारत की 3 सेनाएं अंग्रेज़ों से युद्ध करती हैं, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और दिल्ली के नवाब शाह आलम। तो इनकी संयुक्त सेना अंग्रेज़ों के सामने युद्ध लड़ती है और इस युद्ध में भी भारत मात खाता है और बंगाल से लेकर के दिल्ली तक के भारत पर इन अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो इस विजय से इनको और भी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इनके द्वारा मराठाओं को पराजित किया जाता है, मैसूर को पराजित किया जाता है, कर्नाटक के युद्ध में दुर्भाग्यवश हम पराजित हो जाते हैं, सिख क्षेत्र भी पराजित हो जाता है इस अंग्रेज़ों से। और इस तरीके से इस संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य स्थापित हो जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से हम भारतीयों की ही कमजोरी के परिणाम स्वरूप इस गुलामी का अवसर हमको नसीब होता है, जिसमें हम तमाम तरीके से प्रताड़ित होते हैं और उसी प्रताड़ना के आधार पर फिर हमारे मन में एक बार पुनः उनसे आज़ादी प्राप्त करने का जज्बा पैदा होता है। तो बच्चों, भारत में 1600 से लेकर के और 1947 तक के राज्य रहता है इस अंग्रेजी शासन का, जिसमें तमाम तरीके से प्रताड़ना दी जाती है भारतीयों को। तो फिर आखिर जब इतनी गलत मानसिकता की ये अंग्रेजी शासन था, तो क्यों फिर स्वतंत्रता के लिए यह तैयार हुई? तो उस पर कुछ बिंदु इस प्रकार से बन सकते हैं कि हम भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो प्रताड़ना दी गई, इससे हमारे अंदर स्वाधीनता के विचार उत्पन्न होते हैं। तमाम धार्मिक आंदोलन जो चलाए गए दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में, राजा राम मोहन राय जी के नेतृत्व में, स्वामी विवेकानंद जी के नेतृत्व में, उनसे भी हमको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और हमारे मन में इन अंग्रेज़ों से
आज़ादी प्राप्त करने की सोच बलवती होती है। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज के बहादुर सिपाहियों के द्वारा अंग्रेजी सरकार की नाक में दम कर दिया जाता है। भयभीत हो जाती है ये अंग्रेजी गवर्नमेंट और इसके मन में यह भय बनता है कि अब हम शायद भारत में अपना ये राज कायम नहीं कर पाएंगे। उधर दूसरे विश्व युद्ध में जो 1939 से लेकर के 1945 के बीच में लड़ा गया, इसमें इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो गई कि यह भारत जैसे तमाम उपनिवेशों पर अपना राज्य कायम करने में असफलता सा महसूस करने लगी। उधर 1945 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन में चुनाव हुए और वहाँ पर लेबर पार्टी सत्ता में आती है और क्लीमेंट इटली को प्रधानमंत्री बनने का सुअवसर प्राप्त होता है। और जब ये लेबर पार्टी चुनाव में खड़ी हुई थी तो अपने मैनिफेस्टो में इसने जारी किया था कि भारत सहित समस्त उपनिवेशों को हम स्वाधीन करने पर विचार करेंगे। तो इस मैनिफेस्टो के आधार पर क्लीमेंट इटली के द्वारा 3 जून 1948 को भारत को स्वाधीन करने की घोषणा की जाती है। फिर बच्चों, ये तारीख तो निर्धारित की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1948 को, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि अंग्रेजी सरकार 1947 में ही भारत को आज़ाद करने के लिए क्यों तैयार हुई? तो कुछ फैक्ट्स ऐसे दिए जा सकते हैं। क्लीमेंट इटली के द्वारा माउंटबेटन को देश की स्वतंत्रता के लिए ही खास करके वायसराय बना करके भेजा गया था फरवरी 1947 में। तो ये जब भारत आते हैं तो यहाँ के प्रमुख नेताओं से ये बातचीत करते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि बाद से कुछ मामला हल नहीं हो पाता है। भारत में नेहरू जी और जिन्ना के बीच में वैचारिक मतभेद इतना बढ़ चुका था कि कोई बीच का रास्ता निकालना संभव नहीं था। जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की जो पृथक मांग की गई, इससे देश में सांप्रदायिक झगड़ों का ऐसा वातावरण बन चुका था, कत्लेआम जगह जगह पर हो रहे थे, जिसके कंडीशन को रोक पाना ना तो कांग्रेस के ही बस की बात थी और ना अंग्रेजी सरकार के ही बस की। इसीलिए शायद उचित समझा माउंटबेटन ने कि 1947 में ही देश को आज़ाद कर दिया गया। उधर सी राजगोपालाचारी जी ने माउंटबेटन से वार्ता की थी कि यदि आप 1948 की तारीख का इंतज़ार करते हैं तो भारत में स्वाधीनता लेने या देने के लिए शायद कुछ अवशेष नहीं बचेगा। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां थीं जिनके परिणाम स्वरूप 1947 को ही आज़ादी देने का विकल्प माना गया माउंटबेटन के द्वारा। अब फिर बच्चों बात आती है कि यह आज़ादी की तारीख 15 अगस्त ही क्यों? तो ऐसा फैक्ट दिया जा सकता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इस विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्रों की सेना थी उसके सामने धुरी राष्ट्रों की सेना कमज़ोर पड़ रही थी, लगातार पराजित हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इटली भी आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जापान अभी विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए
कि बहुत अधिक समय तक युद्ध न खींचे, इसलिए न चाह करके भी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एक कठोर कदम उठाते हुए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों को गिराया गया, जिससे यह दोनों नगर बुरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस घटना को देख करके जापान के सम्राट, जो उस समय में हिरोहितो जी थे, भयभीत हो जाते हैं और उनके द्वारा इस अलायंस फोर्सेज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। इस अलायंस फोर्सेज, जिसकी संयुक्त सेना, जिसमें अमेरिका की भी सेना शामिल थी, फ्रांस की भी सेना शामिल थी, इंग्लैंड की भी सेना शामिल थी, रूस की भी सेना शामिल थी, इन देशों की, इन सेनाओं की संयुक्त कमांडर लॉर्ड माउंटबेटन ही होते हैं और इन्हीं के प्रयास से जापान का आत्मसमर्पण होता है। इसलिए इस तारीख को शुभ मानते हैं भारत की आज़ादी के संदर्भ में, और 15 तारीख भारत की आज़ादी के लिए फिक्स कर दी जाती है। अब बच्चों फिर आगे बात आती है कि हमको रात्रि के 12 बजे ही क्यों स्वतंत्रता मिली। तो इस पर ऐसा तथ्य दिया जा सकता है कि जब माउंटबेटन के द्वारा घोषणा की गई कि भारत को 15 अगस्त को ही आज़ाद कर दिया जाएगा, तो ऐसे में भारत के जो ज्योतिषी थे, इनके द्वारा ये विचार किया गया कि यह दिन आज हमारे स्वतंत्रता लेने लायक नहीं है, बहुत ही अशुभ घड़ी है। इसलिए इन्होंने प्रयास किया माउंटबेटन से बातचीत का, और उन्हें कहा गया कि यह तारीखें भी हैं शुभ मुहूर्त की, इसको बढ़ा करके इनमें से किसी अन्य तारीख को देश की स्वतंत्रता दे दी जाए। लेकिन माउंटबेटन जी तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप बाध्य होकर के फिर कोई विकल्प सोचना पड़ा। मुहूर्त देखा गया पंचांग में, और मुहूर्त बना कि अर्धी रात्रि में 11:51 से 12:39 का जो समय है वो शुभ है, इसमें आज़ादी प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसा विचार बनाया गया स्वाधीनता के लिए, और उसमें ज्योतिषियों के द्वारा शर्त रखी गई कि हर हालत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 12 बजे तक के अपना भाषण पूर्ण कर लिया जाए। 12 बजे के बाद में शंखनाद होगा और विश्व को जताया जाएगा कि भारत अपनी आज़ादी की बेड़ियों को मुक्त होकर के आज स्वतंत्र हो चुका है। तो बच्चों, आपने कुछ तथ्य देखे इस स्वाधीनता के विषय में। प्यारे बच्चों, इसके बाद श्रीमती प्रतिभा बहन जी अपना विषय रखेंगी, जिसका शीर्षक होगा सनातन भारत और वर्तमान समय में स्वतंत्रता का महत्व। आपको स्वाधीनता दिवस की एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन फैमिली की ओर से सभी देशवासियों को, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस है। जिन ज्ञात अज्ञात लोगों ने देश के सम्मान के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन सभी वीर बलिदानियों को मेरा नमन, मेरा वंदन। उन्हीं की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, आज़ादी के वातावरण में घूम रहे हैं। वास्तव में तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं, कैसे हमें आज़ादी मिली, उसका चित्रण
मैं एक मुक्तक के माध्यम से करती हूँ। उस आज़ादी का मोल न पूछो, उस आज़ादी का मोल न पूछो, कितने सिर इसकी भेंट चढ़े उसकी गिनती या तौल न पूछो। उस आज़ादी का मोल न पूछो, लाशें देख कांपता कैसे भू शून्य खगोल न पूछो। जो परम भक्त थे गोरों के उनकी भी तुम पोल न पूछो। उस आज़ादी की मोल न पूछो। मैं उन सैनिकों का भी नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ जो आज सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम अपने घरों में आज़ादी से चैन की सांस लेकर सो रहे हैं और हम बेधड़क कहीं भी आ जा पा रहे हैं समाज में। ऐसे सैनिकों को भी मेरा नमन और वंदन। मैं और आप बच्चों बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें इस सनातन भारत में जन्म लेने का मौका परमात्मा ने दिया है, क्योंकि यह वह भारत है जिसकी पूरी भूमि मंगलमयी भूमि समस्त भारत में, समस्त विश्व में एक यही ऐसी भूमि है जिसे पूरी भूमि और मंगलमयी भूमि कहा जाता है। विश्व में एकमात्र ऐसा देश हमारा भारत देश है। ये ऐसा देश है कि जहाँ पर जन्म लेने के लिए देवताओं को भी आना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हमारा देश यही देश है जिसके साथ माँ का संबोधन जुड़ा हुआ है और जन्म लेने के लिए किसी माँ की कोख में आना पड़ता है। और भारत माँ ऐसी माँ है जहाँ देवताओं को भी जन्म लेने के लिए आना पड़ता है। ये ऐसा देश है जहाँ सूर्य देव सबसे पहले आकर अपनी किरणें बिखेरते हैं और हमारे भारत देश को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विश्व के कल्याण के लिए यही देश है जो हमेशा से, सनातन से और आज भी वर्तमान में हमेशा तत्पर रहता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः की भावना इसी देश में है, इसलिए इसे सूर्य देवता भी आशीर्वाद देते हैं। मानवता, शुचिता, शांति का चरम शिखर हमारे ही देश ने छुआ। यहाँ तो कंकर भी शंकर हो गया, यहाँ वृक्षों की भी पूजा की जाती है, यहाँ नागों को भी दूध पिलाया जाता है। ऐसी है हमारी सनातन संस्कृति, ऐसा है हमारा देश। ये वह देश है जहाँ पर कोई भी सम्राट किसी ऋषि मुनि को अपना वंशज कहने में गर्व का अनुभव करते हैं, जो कि अन्य देश किसी राजा का वंशज कहलाने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। लेकिन आज भी हम ऋषियों और मुनियों को अपना वंशज मानकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। देवाधिदेव शंकर, उमापति शंकर, सर्वत्यागी शंकर इसी देश के कैलाश शिखर में निवास करते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि आज भी हम शाश्वत हैं, स्थायी हैं, चिरंतन हैं? जब विश्व की सारी सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, हड़प्पा, रोम, यूनान, रोम, आप जानते हैं रोम के बारे में, जिस रोम के चलने से, जिस रोम के सैनिकों के पदाघात से यह धरती कांपती थी, आज उस रोम का नामो निशान मिट चुका है। उसका कैपिटोलियन शहर आज खंडहर बन चुका है और जिस महल में सीजर राज्य करता था, आज वहाँ मकड़ियाँ जाला बुनती हैं। लेकिन आज हम स्थायी हैं, शाश्वत हैं और पूरे विश्व में हमारी मान मर्यादा, हमारी संस्कृति का डंका आज भी पिटता है। बच्चों, पश्चिमी देश जो हैं उनका सुख वैभव इस समय चरम पर है, लेकिन उनका तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यौवन काल चल रहा हो। इस समय हम ही हैं जो पूरे देश को दिशा और दशा दे सकते हैं। मानव तंत्र कैसे काम करता है यह हमारा देश ही जानता है। हमारी सनातन संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक मूल्य संपूर्ण विश्व की चेतना को जागृत करते हैं। ऐसा है हमारा देश, ऐसी है हमारी सनातन संस्कृति। ऐसे देश पर, ऐसी सनातन संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए। ऐसी जन्मभूमि पर जन्म लेना यह हमारे पुण्य कर्मों का ही फल है। सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का निचोड़ हमारे देश में ही है। आज हम पश्चिमी सभ्यता के पीछे घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अरे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि क्या नकल करने से भी कोई चीज़ अपनी होती है? सावधान, बिजली की चमक बहुत तेज है, लेकिन इस चमक से थोड़ी देर के लिए आंखें चौंधियाती हैं और हम दिशाहीन होते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच कर रहना है, हमें नकल नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास दुनिया को देने के लिए, विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। हमें सीखना भी चाहिए, लेकिन हमें अपनी सनातन संस्कृति विश्व में उसकी गरिमा, उसकी बोध
मानसिकता का ध्यान भी रखना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, आत्मत सर्वभूतेश, जो हमारे देश का नारा है, जिस पर हमारे देश की संस्कृति टिकी हुई है, आज वह विलुप्त सी हो गई है, जो कि हमारे देश को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 74वें गणतंत्र दिवस में चारों ओर उल्लास का वातावरण है, प्रसन्नता का वातावरण है। बहुत मुश्किलों के बाद अभी उमेश जी ने आपको बताया कि कैसे हम लोगों को आज़ादी मिली, कितने हम लोगों को पापड़ बेलने पड़े, उसके बाद हमको ये आज़ादी मिली। लेकिन जरा मैं कहती हूँ कि आप विचार करके देखिए कि क्या हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? हमें राजनीतिक आज़ादी मिली है, लेकिन हम मानसिक रूप से आज भी उन्हीं अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। आज भी हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी मानसिकता उन्हीं के अनुरूप ही कार्य करती है। जैसे कहते हैं ना कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने हमारे मन को भी रंग दिया है और हमारे तन को भी रंग दिया है। हम मन से आज भी अंग्रेजी हैं और हमारे तन के वस्त्र भी बताते हैं कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। इसलिए हम विचार करें कि क्या वास्तव में हम पूर्ण रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खुद को स्वतंत्र कह सकते हैं, खुद को आज़ाद कह सकते हैं? हमने चाँद पर तो कदम रख दिया, मंगल ग्रह पर हम पहुंच गए, हम बिजनेस में शेयर मार्केट तक पहुंच गए, हमने कंप्यूटर में, हमने हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में बहुत आगे हम निकल गए। पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है। लेकिन अगर हम स्वयं का निरीक्षण करें, अपना निरीक्षण करें, तो मुझे लगेगा कि मैं ही, या मुझे लगेगा कि मेरे देश के जितने भी निवासी हैं, वास्तव में इन्हें अभी बहुत मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। अपनी संस्कृति को पहचानने की ज़रूरत है। इसी पे मैं एक मुक्तक कहती हूँ कि सभ्यता जिंदगी तक न पहुँची, जिंदगी रोशनी तक न पहुँची, जिंदगी चांद तक तो पहुँची है, मगर जिंदगी आदमी तक न पहुँची। ऐसी हमारी सोच, हमारी कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता या हमारे बहुत विचारों को ये अभिव्यक्त करती है कि हम पूर्ण रूप से अभी अपने को व्यापक नहीं कह सकते हैं, सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम अपनी सनातन संस्कृति को भूल रहे हैं, हम अपनी गौरव गरिमा को भूल रहे हैं, और हम अपनी चिरस्थायी जो हमारी जड़ें इस ज़मीन से बहुत गहरी जुड़ी हैं, इन सारी चीज़ों को एक बार हमें आकलन करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। वास्तव में तभी हम स्वतंत्र कहे जाएंगे, तभी हम पूर्ण रूप से आज़ाद होंगे। आज हम धर्म के नाम पर, जाति, भाषा, संप्रदाय के नाम पर इस तरह लड़ रहे हैं। कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ पूंजीशाह हमें लड़ाते हैं और हम अनपढ़ से लड़ते जाते हैं। यह विचार करने योग्य बात है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, क्योंकि अगर हम कभी विचार नहीं करेंगे, हम प्रबुद्ध लोग बैठेंगे नहीं, हम पढ़े लिखे ही लोग इस पर विचार नहीं करेंगे, तो हम देश को दिशा कैसे देंगे, हम देश को की दशा का सुधार कैसे करेंगे। एक चीज़ जो हम लोगों के अंदर से पूर्ण रूप से निकलती जा रही है, वह है राष्ट्र तत्व, जो हमारे दिल और दिमाग में पूर्ण रूप से होनी चाहिए थी। आज वह हमारे दिल और दिमाग से निकलती जा रही है। चाहे वो हमारा देश हो, चाहे अन्य देश हो, जिस देश के दिमाग से ये चीज़ निकल गई कि राष्ट्र तत्व एक ऐसा तत्व है जिसके लिए हमें अपना सर्वस्व बलिदान करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, वह देश चाहे जितनी प्रगति पर हो, लेकिन उसकी प्रगति पूर्ण रूप से संभव नहीं है। आज देश भोग और विलास में डूबा हुआ है। आज देश का पहनावा, आज देश के युवक इस तरह से दिशाहीन हो गए हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। वास्तव में ये एक विचारणीय बिंदु है कि वास्तव में क्या हम स्वतंत्र हुए हैं? आज हमारा चरित्र बल, हमारा कर्तव्य बोध, आज हमारे संस्कार बहुत ही गर्त में चले गए हैं और खासकर युवा वर्ग बहुत ही भटका हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से हमें एक बार अपने अंदर आत्मावलोकन करना चाहिए और अपना सुधार करना चाहिए। हम जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश का जल पीते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, क्या उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? ये विचार करने योग्य बिंदु है। हमें सबसे पहले
अपने अंदर भावना जगानी पड़ेगी, संवेदना जगानी पड़ेगी। और वह भावना होनी किसकी चाहिए? भावना होनी चाहिए कर्तव्य बोध की, भावना होनी चाहिए अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की, भावना होनी चाहिए अपने परिवार के प्रति कर्तव्य बोध की, भावना होनी चाहिए चरित्र बल को बढ़ाने की, और भावना होनी चाहिए कि हमारे देश के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं। और यह भी भावना होनी चाहिए कि हमारे देश में कैसा वातावरण, विषाक्त वातावरण पनप रहा है, उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य बोध हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना हम जागरूक लोगों का, हम प्रबुद्ध लोगों का और विद्यार्थियों का कर्तव्य बनता है। मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में ही हमारा कल्याण है, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला है, भारत का समाज मेरे यौवन की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। इसी के साथ मैं पुनः एक बार यह मनोकामना करती हूँ कि ईश्वर करें फिर से हमारा देश उसी गरिमामय संस्कृति का बोध करे, उसी गरिमामय अतीत को अपने जीवन में उतारे। हमारे पास संपूर्ण विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है, हम इसका आकलन करें, अपने अतीत को जानें, उसके बारे में पढ़ें और उसके बारे में पूर्ण रूप से विचार करें। एक बार मैं पुनः इस मंगल कामना के साथ कि हमारा देश संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करे, पुनः एक बार जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो, ये मेरी मनोकामना और संपूर्ण देशवासियों की शुभकामनाएं देश के साथ हों। विचारों को विराम दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वाणी के श्रृंगार से ज़्यादा अगर अपने कर्तव्य बोध का ध्यान हो तो संपूर्ण विश्व का काया पलट हम करने में सक्षम हैं। मैं एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात समाप्त कर रही हूँ कि इस धरती से शकहूण उठे, इस धरती से शकहूण मिटे, गजनी गौरी और अब्दाली, पश्चिम की लहरें लौट गईं, ले लेकर अपनी झोली खाली, पूंजी शाही बर्बरता, सब माँ धरती उधर समाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। जय भारत, जय भारती, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, धन्यवाद। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको न निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निराह और मृतक समान है। समस्त देशवासियों, शिक्षक बंधुओं, शिक्षा बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी आपको कॉलेज की सांस्कृतिक प्रमुख सम्माननीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने संबोधित किया, इस सनातन भारत की महत्ता पर बड़ा ही अच्छा विश्लेषण करते हुए आपके सामने इस महान भारत की जो वास्तविक स्थिति है वो आपके सामने रखा। इनके पूर्व उमेश जी ने इस स्वतंत्रता का क्या महत्व है हमारे लिए, उस पर विस्तृत चर्चा की। अब मैं आपके समक्ष अपनी बात रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। मैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी की बातों से ही अपने को जोड़ता हूं। बड़ा महान ये देश रहा है, इस देश की संस्कृति पुरातन है, इसकी अपनी महानता पूरे विश्व के सामने स्पष्ट रूप से झलकती है। दो पंक्तियों में मैं इस देश की जो महानता है वो आपके सामने रख रहा हूं। उत्तर में नगराज हिमालय, उत्तर में नगराज हिमालय,
दक्षिण उदधि अपार है। नंदन जैसी धरती तेरा वंदन सौ सौ बार है। नंदन जैसी धरती तेरा वंदन सौ सौ बार है। इंद्र की वाटिका नंदन जो स्वर्गलोक की वाटिका है, कवि ने इन पंक्तियों में इस देश की उपमा उससे की है। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जो ऐसे महान देश में हमारा जन्म हुआ है। यहाँ का अन्न जल ग्रहण कर सात्विक विचारधारा को लेते हुए हम आज अपने रास्ते पर बढ़ रहे हैं और स्वतंत्र भारत में सांसें लेते हुए उस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो निभाना, जिनको निभाना, जिन पर चलना, देश की अस्मिता की रक्षा करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारा पुनीत कर्तव्य है। देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर देना, आवश्यकता पड़े तो अपने प्राणों का भी हंसते हंसते उत्सर्ग कर देना हमारा परम धर्म है। दो पंक्तियां मैं एक कवि के आपके सामने रख रहा हूं। क्या भावना है कवि की इस देश के लिए। हे राष्ट्र देवता तेरे, हे राष्ट्र देवता तेरे, हम यशो गीत नित गाएं। तेरे हित जग में जन्मे, तेरे हित ही मर जाएं। तेरे हित जग में जन्मे, तेरे हित ही मर जाएं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो देश की स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, यह स्वतंत्रता हमको खैरात में नहीं मिल गई है। कितना बलिदान इस देश की स्वतंत्रता के लिए करना पड़ा है, उसमें बहुत सी बातों को हम जानते हैं, अब बहुत सी बातों को हम जानते भी नहीं हैं। ज्ञात अज्ञात तमाम शहीदों ने अपना बलिदान कर दिया। 1857 से शुरू हुआ भीषण संग्राम जो स्वतंत्र भारत में भी कारगिल के युद्ध तक लड़ा गया, तब आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तमाम ज्ञात अज्ञात उन शहीदों को मैं आज के इस अवसर पर नमन कर रहा हूं और अपनी ओर से मैं श्रद्धांजलि स्वरूप एक छोटे से गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं और उनको नमन कर रहा हूं। जिस तिरंगे को अभी फहराया गया है, जिस तिरंगों को लाल किले से फहराया जा रहा है, जब से स्वतंत्र हुए तब से फहराया जा रहा है, इसकी आन शान बान, इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का धर्म है और यही राष्ट्र के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन है। मैं चार पंक्तियों से उन शहीदों को याद करते हुए आपको अपने कर्तव्य से जोड़ता हूं। झुके ना तिरंगवा, निशान हो बिरनवा। झुके ना तिरंगवा निशान, झुके ना तिरंगवा निशान। यही रे तिरंगवा के पीछे सपुतवा हो गईलन कुर्बान। यही रे तिरंगवा, यही रे तिरंगवा के पीछे भगत सिंह अर्पण कई दिहलन प्राण हो।
बिरनवा, झुके ना तिरंगवा निशान, झुके ना तिरंगवा निशान। नेता सुभाष का प्यारा ये तिरंगवा, भारत कहूँ इंसान। नेता सुभाष का प्यारा ये तिरंगवा, भारत कहूँ इंसान। आन तू रखिया यही कर भैया, आन तू रखिया यही कर भैया, एकर बढ़ैया मान हो बिरनवा, झुके ना तिरंगवा निशान। देशवा आबाद रखबा तो हूँ आबाद रहबा, यही में हवन कल्याण। देशवा आबाद रखबा तो हूँ आबाद रहबा, यही में हवन कल्याण। प्यारा देशवा सोने का चिड़ैया, प्यारा देशवा सोने का चिड़ैया, सुखवा कहूँ खान हो बिरनवा, झुके ना तिरंगवा निशान, झुके ना तिरंगवा निशान। सत सत नमन उन शहीदों को जिनके बदौलत आज यह पर्व हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। तो पंक्तियां इस देश को अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लगा भाल पर मोहक चंदन, लगा भाल पर मोहक चंदन, पुण्य देश की माटी का हम सब करते शत शत वंदन, पुण्य देश की माटी का हम सब करते शत शत वंदन, पुण्य देश की माटी का। जय भारत, जय भारती, वंदे मातरम।